जमुना दो प्यारी जुड़वा बेटियों को जन्म देते ही चल बसी। फिर कुछ दिन बाद जानकी के पति मनोहर की भी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अब उन दोनों मासूम बच्चियों को देखने वाला कोई नहीं था। बस एक चाची थी जिसका नाम था विमला, जो बस उन दोनों से किसी तरह छुटकारा पाना चाहती थी। इन दोनों मनहूसों को अब कौन पालेगा? पैदा होते ही अपने माँ बाप को तो खा गई, अब कहीं मुझे भी ना खा जाएं। मुझे कैसे भी करके इनसे पीछा छुड़ाना होगा। ऐसा सोचकर विमला उन दोनों बच्चियों को लेकर कचरे के ढेर के पास गई। फिर यहाँ वहाँ देखकर उसने कचरे के ढेर पर पहले एक बच्ची को रखा। जब वो दूसरी बच्ची को रखने ही वाली थी, तभी उसे दूर से एक गाड़ी दिखाई दी। विमला ये देख घबरा गई और दूसरी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग गई। कचरे के ढेर के पास रखी बच्ची जोर जोर से रो रही थी। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उस गाड़ी में दो अमीर पति पत्नी किशोर और सरिता बैठे हुए थे। दोनों पति पत्नी ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी और तुरंत कार से बाहर आए। बच्ची को कचरे के ढेर के पास देख सरिता बोली, सुनिए जी, देखो ना कितनी प्यारी बच्ची है। पता नहीं किस पत्थर दिल औरत ने इसे यहाँ कूड़े के ढेर में फेंक दिया। जब बच्चों को पालना नहीं होता तो पैदा ही क्यों करते हैं? मुझे समझ नहीं आता ऊपर वाला ऐसे लोगों को बच्चे देता ही क्यों है जिन्हें बच्चों की कदर नहीं। किशोर, हमारी कोई संतान नहीं, लगता है ऊपर वाले ने इस बच्ची को हमारे लिए भेजा है। क्यों ना हम इसे अपनी बेटी बनाकर पालें। कितनी प्यारी बच्ची है। रो मत, आज से तुम मेरी बेटी हो। दोनों पति पत्नी उस बच्ची को अपने साथ घर ले जाते हैं। वो उस बच्ची का नाम रागिनी रखते हैं। वहीं दूसरी और रागिनी की जुड़वा बहन की किस्मत में कुछ और लिखा था। विमला ने कुछ दूर जाकर एक सुनसान जगह दूसरी बच्ची को छोड़ अपने घर खुशी खुशी लौट आई। तभी थोड़ी देर में उस जगह से एक गरीब औरत गुजरी। बच्ची को रोता हुआ देख वो फौरन उसे गोद में उठा लेती है और अपने घर ले जाती है और उसने उसका नाम रखा सुहानी। इस तरह दोनों जुड़वा बहनों का पालन पोषण अलग अलग परिवार में हो रहा था। जहाँ रागिनी हंसी खुशी अमीर परिवार में अपना जीवन बिता रही थी, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी और उसकी जुड़वा बहन सुहानी एक गरीब परिवार में अपना गुजर बसर कर रही थी। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब आप काम पर मत जाया करो। अरे बेटा, काम नहीं करूँगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लूँगी। आप बस घर पर रहकर आराम करो। पर बेटा, परवर कुछ नहीं, आप बस घर पर रहकर आराम करोगी। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। सुहानी काम की तलाश में जगह जगह भटकने लगी। तभी वो काम ढूंढते ढूंढते सरिता के घर जा पहुंची। मेम साहब, क्या आपके घर मुझे कोई काम मिल जाएगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे सब काम आता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना बनाना। आप मुझे काम पर रख लीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, आपकी बहुत कृपा होगी। वैसे हमारे घर तो बहुत नौकर चाकर हैं, पर मेरी बेटी रागिनी के लिए एक पर्सनल नौकरानी की जरूरत है। पहले मैं इस बारे में अपनी बेटी से पूछ लूं। अगर उसने हाँ कर दिया तो तुम्हें काम पर मैं रख लूंगी। बस वो आती ही होगी। अरे ये लो, मेरी बेटी आ गई। रागिनी बेटा, तुम्हें एक नौकरानी की जरूरत थी ना? ये देखो, बेचारी को काम की जरूरत है। अगर तुम इसे रख लेती हो तो देख लो। मॉम, आपने मुझे कितनी सारी नौकरानियों से मिलवाया है, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आई। पर मैं इसका भी टेस्ट ले लेती हूँ। अगर ये मेरे टेस्ट में पास हुई तो ये मेरी पर्सनल नौकरानी बन जाएगी। सुनो लड़की, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? दीदी, मेरा नाम सुहानी है। मैं ये छोटी सी बस्ती में रहती हूँ। मेरे घर पर मेरी बीमार माँ है। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। मुझे रागिनी मैडम कहकर बुलाओ, समझ गई? अब जाओ, मेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाकर लाओ। रागिनी को क्या पता था जिसे वो अपनी नौकरानी बना रही है, असल में वो उसकी सगी बहन है। दोनों बहनों की कमर पर एक जैसा ही निशान था, जिस निशान से दोनों बहनें ही अनजान थीं। सुहानी को काम की सख्त जरूरत थी। वो खुश होते हुए फटाफट से रागिनी के लिए कोल्ड कॉफी बनाकर लाई, लेकिन रागिनी को कोल्ड कॉफी पसंद नहीं आया और वो गुस्से से बोली, ये तुमने कैसा कोल्ड कॉफी बनाया है? एकदम बकवास। आज के बाद ऐसी कोल्ड कॉफी बनाई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। आई बात समझ में? और ये रोना धोना मेरे सामने नहीं चलेगा। मेरी नौकरानी बनना इतना आसान काम नहीं है। अगर तुझे मेरी नौकरानी बनना है तो तुझे मेरी सारी बात माननी होगी। अब जाओ, जाकर मेरे सारे कपड़े आयरन करो। रागिनी के अंदर बहुत ज्यादा घमंड था, क्योंकि वो अमीर परिवार में पली बढ़ी थी।
उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। महंगे महंगे कपड़े पहनना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, क्लब, पार्टी में जाना उसके शौक थे। वहीं रागिनी की जुड़वा बहन सुहानी बेचारी नौकरानी बनकर उसके घर में काम कर रही थी। सुहानी काम खत्म कर जब घर लौटी तो उसकी माँ मालती बोली, बेटा तुमने आज बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ माँ, मुझे एक बहुत बड़े घर में नौकरानी का काम मिल गया, इसलिए वहाँ काम करते करते मुझे आने में देर हो गई। लगता है बेटा तुमसे वो बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। तुम्हारी हालत तो देखो, एक ही दिन में क्या हो गई है। तुम कहीं और काम ढूंढ लो। नहीं माँ, बड़ी मुश्किल से मुझे काम मिला है। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो दूसरी नौकरी मिलना मुश्किल है, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। पता नहीं माँ, मालकिन की जो बेटी है रागिनी, उसे देखकर पता नहीं क्यों मुझे अपनापन सा महसूस हुआ। ऐसा लगता है जैसे मेरा उससे कोई पुराना नाता है। अच्छा ठीक है, बाकी बातें बाद में कर लेना। तुम्हें भूख लगी होगी ना, जल्दी से हाथ मुंह धो लो। मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रागिनी एक पार्टी में जा रही थी जो शहर से बहुत दूर एक फार्म हाउस पर होने वाली थी। तभी रागिनी अपनी माँ सरिता से बोली, मॉम प्लीज मुझे जाने दो। रागिनी बेटा, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन तुम इतनी दूर जा रही हो, मुझे डर लग रहा है। देखो मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी। मॉम आप किस सेंचुरी में जी रही हो? लड़कियां अकेले चांद तक पहुंच गई और आप मुझे फार्म हाउस नहीं जाने दे रही। और वैसे भी मैं कौन सा अकेले जा रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ और मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। ठीक है, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी। अपनी नौकरानी सुहानी को अपने साथ लेकर जाओगी। सुहानी एक समझदार लड़की है, वो तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखेगी। क्या मॉम, मैं अपने साथ उस फटीचर गरीब नौकरानी को लेकर जाऊंगी? मॉम, सभी फ्रेंड्स मुझ पर हंसेंगे अगर मैं उसको अपने साथ लेकर गई तो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। प्लीज मॉम मुझे अकेले जाने दो ना, मैं फटीचर नौकरानी को अपने साथ नहीं ले जा सकती। रागिनी बेटा, मैं तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करती हूँ ना, तो तुम अपनी माँ की एक छोटी सी बात नहीं मान सकती। सुहानी बेटा, तुम रागिनी का ख्याल रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रागिनी बेटा प्लीज सुहानी को अपने साथ ले जाओ, वरना मैं तुम्हारी टेंशन में खाना नहीं खाऊंगी। ना चाहते हुए भी रागिनी को अपनी माँ की बात माननी पड़ी और वो सुहानी को अपने साथ फार्म हाउस में ले गई। रागिनी को सुहानी के साथ देखकर उसके सभी फ्रेंड्स उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। यार, तू इस फटीचर नौकरानी को अपना बॉडीगार्ड बनाकर लेकर आई है क्या? ये तेरी रक्षा करेगी? यार, कम से कम अपना और हमारा स्टेटस तो देख लेती। इस फार्म हाउस में केवल अमीर लोग ही आते हैं और तू इस नौकरानी को भी उठा कर ले आई। क्या तुझे इससे अच्छा बॉडीगार्ड कहीं नहीं मिला? देख यार रागिनी, अभी हमारे और फ्रेंड्स भी आने वाले हैं। वो इस फटीचर को यहाँ देखेंगे तो हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगे, इसलिए तू इसे पार्टी से बाहर भेज दे। अगर तू हमारे साथ पार्टी एंजॉय करना चाहती है तो, वरना तू भी इस नौकरानी के साथ यहाँ से जा सकती है। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने इसे अपनी नौकरानी बनाया था। इसकी वजह से आज मुझे कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। ये पार्टी सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, तुझ जैसी गरीब का यहाँ कोई काम नहीं। तू बाहर जा, मेरा इंतजार कर। मैंने मॉम से पहले ही कहा था कि नौकरानी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। अब मेरा मुंह क्या देख रही है, जा यहाँ से। सुहानी रागिनी की नौकरानी थी, इसलिए उसे चुपचाप उसकी सारी बात माननी पड़ी और वो पार्टी छोड़कर बाहर चली गई। वहीं रागिनी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय करने लगी। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। तभी पार्टी में आग लग गई। सभी अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन रागिनी आग के बीच फंस गई। टीना, काजल, वरुण, कोई मुझे बचाओ। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम सब? मुझे बचाओ, नहीं तो मैं आग में जलकर मर जाऊंगी। प्लीज हेल्प मी। लेकिन रागिनी की मदद कोई नहीं करता। उसके सभी दोस्त जान बचाकर वहाँ से भाग गए। जब ये खबर बाहर खड़ी सुहानी को पता चली तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना रागिनी की जान बचाने दौड़ी दौड़ी अंदर गई। आग की लपटें तेज हो चुकी थीं। सुहानी रागिनी को बचाने आग में कूद गई। वो बड़ी बहादुरी से रागिनी को सुरक्षित बाहर ले आई। इस दौरान सुहानी काफी झुलस गई। ये देख रागिनी बोली, सुहानी तुम कितनी अच्छी हो। अपनी जान पर खेलकर तुमने आज मेरी जान बचाई और जिन दोस्तों को मैं अपना बहुत खास मानती थी वो मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गए। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मुझे बचाया। अरे तुम्हारे हाथ पर कितने ज्यादा जल गए हैं। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। इतना कहकर रागिनी सुहानी को अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले गई और उसका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। तभी सुहानी की नजर रागिनी की कमर पर पड़ी। उसके पीछे से ड्रेस जल चुकी थी
और जिस वजह से सुहानी को वो निशान नजर आ गया। वो रागिनी से बोली, रागिनी मैडम, क्या आपने कमर में टैटू बनवाया है? अरे नहीं सुहानी, ये तो मेरा बर्थ मार्क है। रागिनी मैडम, बिल्कुल ऐसा ही बर्थ मार्क मेरी कमर पर भी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों की कमर में बिल्कुल एक जैसा निशान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में वहाँ सरिता और मालती भी आ पहुँचे और उन दोनों की सारी बातें सुनकर सरिता बोली, लगता है रागिनी बेटा, अब तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो। मैं तुम्हें 20 साल पहले एक कचरे के ढेर में से उठाकर लाई थी, लेकिन मैंने तुम्हें सगी बेटी से बढ़कर प्यार दिया। और सुहानी बेटी, तुम भी मुझे 20 साल पहले उसी कचरे के ढेर से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर मिली थी, पर जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया तब मेरे अंदर तुम्हें देखकर माँ की ममता जाग उठी और मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। तभी वहाँ एक कुष्ठ रोगी बूढ़ी औरत आई और बोली, अच्छा हुआ हम मरने से पहले तुम दोनों मुझे मिल गई। मैंने 20 साल पहले तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया था। दरअसल वो औरत कोई और नहीं, वही विमला चाची थी। वो सभी को सारी सच्चाई बताते हुए बोली, मैंने बेचारी मासूम बच्चियों के साथ इतना बड़ा पाप किया, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। भगवान ने मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा दी और मुझे कोढ़ हो गया। मैं इतने सालों से तुम दोनों को ढूंढ रही थी ताकि माफी मांग सकूं। आखिर दोनों आज मुझे मिल ही गई। रागिनी और सुहानी, तुम दोनों सगी जुड़वा बहनें हो सके तो अपनी इस पापन चाची को माफ कर देना। ये सुनते ही रागिनी खुशी से बोली, क्या कहा? सुहानी मेरी बहन है। सुहानी मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, अब कभी मुझसे अलग मत होना। मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी, हम दोनों प्यार से मिलकर रहेंगे, मेरी प्यारी बहन। रागिनी ने खुश होते हुए सुहानी को गले से लगा लिया। इस तरह बरसों बाद दो बिछड़ी हुई जुड़वा बहनों का मिलन हुआ। ये देख सरिता और मालती बहुत खुश होती हैं। फिर सुहानी और रागिनी एक साथ अपनी दोनों माँओं के साथ हंसी खुशी मिलकर रहने लगी। काशीपुर गांव में राशि और मेघा अपनी मां अंजना के साथ रहती थी। राशि और मेघा के पिताजी का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था, जिसके बाद से अंजना ने ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी थी। घर चलाने के लिए अंजना सिलाई का काम किया करती थी। वो घर पर ही लोगों के कपड़े सिला करती थी और किसी तरह से अपने घर का गुजारा करती थी। अंजना अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसके गांव में महारानी अरुंधति का एक सिपाही आता है और गांव के सभी लोगों को सूचित करता है, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। आज से 1 हफ्ते बाद राजमहल में सभा का आयोजन किया गया है और परंपरा के अनुसार इस गांव की सभी युवा लड़कियों को सभा में आमंत्रित किया जाता है। सभा में जो लड़की सबसे सुंदर होगी, महारानी उसी से अपने दोनों बेटों की शादी करेगी। इसलिए गांव की सभी युवा लड़कियों को सभा में आना अनिवार्य है। ये बात सुनकर गांव की सभी लड़कियां बहुत खुश होती है। राशि और मेघा भी ये खबर सुनकर बहुत खुश होती है। राशि और मेघा को इस बात की चिंता थी कि उनके पास एक भी अच्छा लहंगा और फ्रॉक नहीं था और इसी सोच में उदास मन के साथ वो घर आ जाती है। उन दोनों को इस तरह उदास देख उनकी माँ अंजना उनसे कहती है, क्या हुआ मेरी बेटियों को ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? माँ, आपको तो पता है अगले हफ्ते राजमहल में सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें गांव की सभी लड़कियों को बुलाया गया है, पर हमारे पास तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं है। फिर हम दोनों बहनें उस सभा में कैसे जाएंगे? माँ, क्या आप हमारे लिए 2 फ्रॉक सिल दोगी? मेघा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि माँ कितनी मेहनत से घर चलाती है, फिर वो हमारे लिए नई फ्रॉक कहाँ से लाएगी? मुझे लगता है हमें उस सभा में नहीं जाना चाहिए और तुम भी सभा में जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अरे मेरी दोनों बेटियों से ये किसने कहा कि वो राजमहल में नहीं जाएंगी? मेरी दोनों बेटियां सभा में जाएंगी और वो भी अच्छे से तैयार होकर जाएंगी। आखिर तुम्हारी माँ की ये कलाकारी कब काम आएगी? चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के लिए बचे हुए कपड़ों से अच्छी सी फ्रॉक सिलूंगी और देखना राजमहल में तुम दोनों ही सबसे अच्छी दिखोगी। क्या सच में माँ? आप बहुत अच्छी हैं माँ। और फिर अंजना अपनी दोनों बेटियों के लिए फ्रॉक सिलने में लग जाती है। 4 दिनों की मेहनत के बाद वो छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से उन दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बनाकर तैयार करती है और अपनी बेटियों से कहती है,
मेरी दोनों राजकुमारियाँ, ये देखो मैंने तुम दोनों के लिए कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मैंने बनाया है। अच्छा है ना? हाँ माँ, ये तो वाकई बहुत अच्छा है। माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है। राशि और मेघा वो फ्रॉक देखकर बहुत खुश होती है। फिर उसी रात कुछ चूहे उसके रूम में घुस जाते हैं और उसके फ्रॉक को कुतर देते हैं। अगले दिन सुबह होने पर फ्रॉक कुतरा हुआ देखकर दोनों बहनें रोने लगी। दीदी देखो, हमारा फ्रॉक चूहों ने कुतर दिया। अब हम सभा में कैसे जाएंगे? माँ के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम दूसरा फ्रॉक खरीद पाएं। अब हम लोग क्या करेंगे दीदी? हाँ मेघा, माँ ने हम दोनों के लिए कितनी मेहनत से दिन रात एक करके ये फ्रॉक बनाया था, जो आज ना जाने कैसे इन चूहों ने कुतर दिया। लेकिन मेघा, ये फ्रॉक चूहों ने कुतरा कैसे? क्योंकि हमारे घर में तो कोई भी चूहे नहीं है और ये सारे चूहे आए तो आए कहाँ से? किस चूहे की बात कर रहे हो तुम लोग? अरे ये फ्रॉक को क्या हुआ? इसे तो चूहे ने कुतर दिया। हाँ माँ, अब हम सभा में कैसे जाएंगे? अब तो तुम सभा में जरूर जाओगी। अब समय आ गया है जादुई सिलाई मशीन का उपयोग करने का। जादुई सिलाई मशीन? माँ, ये क्या चीज है? हाँ, मैंने एक बार एक परी का लहंगा सिला था। तभी परी ने खुश होकर मुझे ये जादुई सिलाई मशीन दी और उसने कहा था जब कोई समस्या आए तभी इसका उपयोग करना। और आज समय आ गया है जादुई सिलाई मशीन का उपयोग करने का। फिर महारानी अपने दोनों बेटों के लिए तुम्हें ही चुनेंगी, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। इतना बोलकर अंजना सिलाई मशीन से बोलती है, हे जादुई सिलाई मशीन, मुझे मेरी 2 बेटियों के लिए फ्रॉक चाहिए। कृपया मेरी मदद करो। अंजना के इतना कहते ही उसके सामने 2 फ्रॉक प्रकट हो जाते हैं। फिर मेघा और राशि वो फ्रॉक पहनकर सभा में पहुंच जाते हैं। सबकी नजर उन्हीं पर होती है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ ही देर बाद महारानी उन दोनों को अपने पास बुलाती है और बोलती है, तुम दोनों बहन वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और मुझे लगता है मुझे जिन 2 लड़कियों की तलाश थी वो तुम ही हो। आज से तुम दोनों मेरी होने वाली बहू हो। और गांव वालों, आज ही हम अपने दोनों बेटों की शादी मेघा और राशि के साथ करने का ऐलान करते हैं। और फिर धूमधाम से मेघा और राशि की शादी दोनों राजकुमार से हो जाती है।